हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 2015 वाले प्रश्न पत्र के हिंदी सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लैंग्वेज 1 के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है इन चारों ऑप्शंस में से लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पत्र लेखन, ऑप्शन नंबर बी है निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर सी है वाद विवाद, ऑप्शन नंबर डी है नाट्य लेखन। तो आपको बता दें, लिखित अभिव्यक्ति का मतलब यह होता है कि जहाँ पे आप अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से पूछा है कि कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो पत्र लेखन लिखना ही है, निबंध लेखन ये भी एक लिखना ही है, नाट्य लेखन ये भी लिखित अभिव्यक्ति है। लेकिन जो वाद विवाद होता है ये जो है एक लिखित अभिव्यक्ति ना होकर एक मौखिक अभिव्यक्ति है। मतलब इसमें जो है दो पक्ष आमने सामने रहते हैं और वहाँ पे जो है अपनी बातों से जो है तर्क वितर्क करके एक जो है कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। मतलब अगर बच्चों को लिखना सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अक्षर सिखाना, ऑप्शन नंबर बी है 12 खाड़ी सिखाना, ऑप्शन नंबर सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, और ऑप्शन नंबर डी है उनको क्रियाशील बनाना। तो अगर आप किसी भी चीज़ को जो सिखाना जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा सीखे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है उस बच्चे के जो है मन में उस चीज़ को सीखने के लिए जो उत्सुकता जगानी पड़ेगी, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। जब बच्चे के मन में जो है किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा जन्म ले लेगी तो ऑटोमेटिक बच्चा चाहेगा कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ठीक है, तो इसीलिए बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा पहले उत्पन्न की जाए और उसके बाद बच्चे तो ऑटोमेटिक जो है लिखना सीख ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रिंट मीडिया होता क्या है। आप मीडिया शब्द तो सुने ही होंगे। मीडिया का मतलब कि जहाँ पे आपको जो है समाचार मिले, न्यूज मिले और जो है साथ में मनोरंजन वाली चीज़ें मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीडिया के अंतर्गत आती हैं। जब यही जो है समाचार, न्यूज, मनोरंजन वाली चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में जो है छपे हुए फॉर्म में हो जाती हैं तो उसी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा प्रिंट मीडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र प्रिंटेड मीडिया ही है। पत्रिकाएं ये भी प्रिंटेड मीडिया हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो है समाचार के लिए बिल्कुल नहीं यूज की जाती, ये आपके ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसलिए ये प्रिंट मीडिया का जो है साधन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है कि पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बाकी विद्यालय पत्रिकाएं भी प्रिंट मीडिया का ही साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइट का क्या है। मतलब साइट क्या है। ठीक है, तो साइट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टीवी चैनल, ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, और ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो आप साइट को जो है वेबसाइट से जो है समझिए। ठीक है, वेबसाइट आप जो है जानते होंगे। वेबसाइट आप को ये पता होगा कि वो सैटेलाइट से चलती है। ठीक है, सैटेलाइट मतलब जिसको हिंदी में उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट जो है आपका उपग्रह से चलने वाला एक जो है दूरदर्शन है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है साइट। ठीक है, तो साइट क्या है। तो साइट उपग्रह से चलने वाला
एक अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जो ये प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं इसी को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका जो है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इसमें से आपको ये दिखना है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की उपयोगिता का मेन रीजन, प्रमुख कारण क्या है। तो क्या इसका मेन रीजन रटाई से मुक्त करना है? ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम व्याप्ति करना। ऑप्शन नंबर सी है निष्पक्ष मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों का हित। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसका मेन काम यह है कि निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप अदर टाइप के जो है मतलब एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो उसमें जो है बहुत से सारे फैक्टर काम करते हैं। हो सके किसी की लिखावट जो है अच्छी हो लेकिन पढ़ने में उतना बढ़िया ना हो फिर भी नंबर पा जाए। हो सके कोई जो है और अनुचित साधनों से जो है नंबर पा जाए, या फिर किसी का जो है आजकल ये भी चलता है कि जो है जुगाड़ पे भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर टीचर से आपकी बनती है तो भी जो है नंबर बढ़ा देते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें 4 में से जो है एक ऑप्शन सही है और सही है तो ही नंबर मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। राइटिंग अच्छी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है कि निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है। मतलब आपको अपने अगर विचारों को अभिव्यक्त करना हो तो सबसे बढ़िया कौन सा जो है प्रश्न हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपके विचार की अभिव्यक्ति हो सकती है, या अति लघुत्तरात्मक, ठीक है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या फिर निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन, या लघु उत्तरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शंस है वस्तुनिष्ठ, इसमें तो 4 ऑप्शंस में से एक को जो है आपको चुनना रहता है मल्टीपल टाइप में। वेरी शॉर्ट आंसर में इसमें आपको जो बहुत छोटा मतलब या तो 1 वर्ड में आंसर देना रहता है या तो जो है 2-4 वर्ड में आंसर हो ही जाता है। और जो है जो शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरात्मक में 25 वर्ड के अंदर इसका भी आंसर हो जाता है। तो इन तीनों में आपके जो है विचार सही से नहीं अभिव्यक्त हो सकते क्योंकि जितना पूछा है उतना ही बताना है। लेकिन जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें पूरा अगर किसी चीज़ के बारे में लिखा तो एकदम सविस्तार आपको जो है पूरा डीप में डिटेल में जाके सब कुछ लिखना रहता है। तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप प्रश्नों से हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लूम, ऑप्शन नंबर डी है क्लेथवाल। तो अगर आपको याद होगा कि ब्लूम ने जो है टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है, और जो इसमें जो त्रिकोण था मतलब ब्लूम ने की जो टेक्सोनॉमी है उसमें जो है 3 पार्ट थे, ठीक है, उन्होंने 3 पक्ष बताए थे। एक जो आपके ज्ञान से जुड़ा था कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, दूसरा था आपका साइकोमोटर और तीसरा आपका था जो अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इन्होंने ब्लूम ने 3 प्रकार के जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताने का काम ब्लूम ने किया था। आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी सीडीपी में तो पढ़ा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है
छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कुछ कह नहीं सकते। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण दिया जाता है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण में ये होता है कि अगर कोई छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, या लिख रहा है, या कुछ भी जो उस शिक्षण कार्य में उसे किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले उस दिक्कत का जो है पता लगाया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है कि दिक्कत हो कहाँ रही है, और फिर उस दिक्कत को जो है दूर करने हेतु शिक्षण दिया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है और चीज़ें की जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक कक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक कक्षाएं, ऑप्शन नंबर सी है उच्च माध्यमिक कक्षाएं, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च कक्षाओं में। तो आपको पता ही होगा, हमने सीडीपी क्लास में जैसा कि पढ़ाया ही है कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो प्रारंभिक जो बच्चों का समय होता है, उसी टाइम पे उनका भाषाई विकास सबसे ज़्यादा होता है, और उसी टाइम पे उनकी भाषाई विकास संबंधी या उच्चारण संबंधी या जितनी भी जो है दिक्कतें हैं, सारी उसी टाइम सॉल्व कराई जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहा होता है। तो इसीलिए प्रारंभिक टाइम पे ही जो है उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 44 तक के लिए एक नीचे गद्यांश दिया गया है। ठीक है, एक अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आपको प्रश्न संख्या 40 से लेकर 44 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन आपको बता दें कि आप जो है अगर पैराग्राफ आता है तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले पैराग्राफ को पढ़िए फिर जाके प्रश्नों को सॉल्व करिए, या फिर डायरेक्ट प्रश्नों को ही सॉल्व करिए, जहाँ पे जो चीज़ फंसे आके पैराग्राफ में देख लीजिए। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि रीट में अक्सर होता है कि पैराग्राफ से कम बल्कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रंगीनिया, ऑप्शन नंबर बी है ध्वंसावशेषों, ऑप्शन नंबर सी है अधीरता, ऑप्शन नंबर डी है संप्रदाय। तो यहाँ पे जो है संधि और प्रत्यय दोनों का जो है प्रयोग होना चाहिए, ऐसा वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ध्वंस प्लस अवशेष, ठीक है, ये हो गया आपका संधि। ठीक है, ध्वंस प्लस अवशेष ये हो गया ध्वंसावशेष, ये संधि हो गया। अब प्लस जो है जो ओ लगा दिया गया, जो अंत में ओ लगा दिया गया, वो हो गया ध्वंसावशेषों। ठीक है, ये जो है प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे मतलब संधि का मतलब ये होता है कि जो है दो को जो है आपस में जोड़ना, तो ध्वंस प्लस अवशेष को जोड़ा जा रहा है। और प्रत्यय का मतलब ये होता है कि शब्द के अंत में जो है जुड़ के जो है एक नए शब्द का निर्माण करना। तो अंत में जो है वो प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो जो है पूरा जो है शब्द क्या बन गया, ध्वंसावशेषों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय शब्द के जो है अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये लगभग हर एग्जाम में जहाँ पे भी हिंदी पूछता है ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, कि जो है शब्द के पहले पे अगर कुछ जुड़ रहा है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में अगर कोई जो है अक्षर या वर्ण या कोई भी शब्द जुड़ रहा है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रत्यय था, अब उपसर्ग आ गया। उपसर्ग मतलब शब्द के आपके पहले जो है कुछ जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है घात प्रतिघात, ऑप्शन नंबर बी है भारतवासियों, ऑप्शन नंबर सी है कर्मयोगी, ऑप्शन नंबर डी है आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं समास। तो समास घात और प्रतिघात ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान ये है कि जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ देखिए घात भी प्रधान है, प्रतिघात भी प्रधान है, साथ में दोनों के बीच में जो है हाइफन चिन्ह लगा रहता है, वो भी लगा हुआ है, और जो है दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो घात का जो है विपरीत मतलब विलोम शब्द प्रतिघात। तो मतलब समास यही है, ठीक है, मतलब इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग है। आते हैं अब इसमें देखते हैं कि उपसर्ग कहाँ लगा है। तो देखिए प्रतिघात, तो जो घात शब्द है इसमें आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रति उपसर्ग जोड़ दिया गया। तो जो है प्रति प्लस घात बराबर प्रतिघात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर से एक बार आ गया। तो देखते हैं उपसर्ग मतलब जो है शब्द के पहले लगे, और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के बाद में जुड़े, ठीक है। तो देखते हैं कि किस में आपका पहले और बाद में दोनों में जुड़ा हुआ है, और साथ में वो तत्सम शब्द भी होना चाहिए, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। मानवीय ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है मानवता, ऑप्शन नंबर सी है अधीर, ऑप्शन नंबर डी है विखंडित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं कैसे सही है। देखिए आपको मतलब उपसर्ग भी रहे और जो है उसके बाद आपका प्रत्यय भी रहे, ठीक है, मतलब शब्द के पहले भी जुड़े या शब्द के बाद में। तो देखिए यहाँ पे खंड, खंड जो है आपका मुख्य शब्द है, इसमें जो है उपसर्ग, इसमें उपसर्ग बी लगा है, बी तो हो गया क्या, बी खंड, और जो है साथ में जो प्रत्यय है इत प्रत्यय लगा है, ठीक है, साथ में आपका जो प्रत्यय है इत प्रत्यय लगा है। तो क्या हो गया, उपसर्ग आपका है बी, शब्द आपका है खंड, और जो है साथ में आपका इत प्रत्यय भी लगा है। तो क्या कुल मिलके बन गया, विखंडित, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आपका शब्द खंड है, उसमें बी उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, कुल मिला के विखंडित शब्द का निर्माण हो रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आइए देखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में जो है मतलब तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें आपका उत्तर पद मतलब दूसरा जो पद होता है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के जो है आपके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उसमें जो है कर्म तत्पुरुष कौन सा है। तो पहला है लौह लोमहर्षक, बी है आत्मनिर्भरता, सी है देशवासियों, डी है सर्वाधिक। तो आपको जो है कारक चिन्ह तो याद ही होगा। कर्ता ने कर्म को, मतलब यहाँ पे कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का जो है प्रयोग जरूर हुआ रहेगा। अगर आप जो है इन शब्दों को जब तोड़ेंगे जिसमें को चिन्ह आएगा, समझ लीजिए कि वही आपका कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है लोम हर्षक, मतलब लोम को हर्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है।
तो तत्सम का मतलब यह है कि वह शब्द जो संस्कृत का है उसे तत्सम कहते हैं, और वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हो गया है, उस जो है दूसरे फॉर्म में आ गया है, उसे तद्भव कहते हैं। तो यहाँ देखना है कि कौन सा शब्द संस्कृत का भी अपने मूल शब्द में है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है श्रद्धा, ऑप्शन नंबर सी है झोपड़ियों, ऑप्शन नंबर डी है आज़ादी। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा दोनों ही तत्सम शब्द हैं, इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और जो है ऑप्शन नंबर बी दोनों को जो है बोर्ड ने सही माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ए भी सही है, बी भी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे फिर से देखिए एक जो है अपठित गद्यांश आ गया है, एक अनसीन पैसेज आ गया है, और जिसको पढ़कर हमको क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न पे। अगर वहाँ आवश्यकता महसूस होगी तो आके यहाँ पे झांक लेंगे, नहीं तो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि रीट में अक्सर यही होता है कि पैराग्राफ से जो है बहुत कुछ लेना देना नहीं रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड यानी व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखते 45 को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शाम, ऑप्शन नंबर बी है रात, ऑप्शन नंबर सी है कलेवा, ऑप्शन नंबर डी है आंखें। तो चलिए इनको जो है शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं, अभी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है कि नहीं। शाम हो गई, गई मतलब स्त्रीलिंग, रात हो गई है मतलब ये भी स्त्रीलिंग ही है। आंखें भर आई, आई भी आपका स्त्रीलिंग मतलब का ही संकेत कर रहा है। कलेवा मतलब कलेवा ही एक ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है जिसमें पहले एक वाक्य दिया गया है, कुसुम शाम को घर गई। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है, मतलब कौन सा आपका टेंस है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए घर गई मतलब जो है जाने का काम हो गया है, मतलब ये आपका भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल में आपका मतलब पास्ट टेंस है, इसमें जो है काम हो चुका है। लेकिन देखना है कि इसमें कौन सा जो है कौन सा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का कौन सा टाइप है। ठीक है, भूतकाल का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे देखिए गई अंत में ई आया, तो इसका मतलब ये है कि यह सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। ठीक है, मतलब कारक चिन्हों का प्रयोग करने के बावजूद भी इन चारों ऑप्शंस में से किसका जो है बहुवचन नहीं बनता। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घी, बी है गीत, सी है घर, डी है सखी। तो यहाँ पे देखिए सखी का सखियों हो जाएगा, घर का बहुवचन घरों होता है, गीत का बहुवचन गीतों होता है, लेकिन घी का बहुवचन नहीं बनता है। तो यहाँ पे यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन किसका बहुवचन नहीं बनता। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है कि घी का बहुवचन नहीं बनता। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर ए है चाचा, ऑप्शन नंबर बी है छात्र, ऑप्शन नंबर सी है साइकिल, ऑप्शन नंबर डी है मामा। तो यहाँ पे देखते हैं किसका लिंग नहीं बदलता। चाचा का स्त्रीलिंग चाची, छात्र का स्त्रीलिंग चाची, मामा का स्त्रीलिंग मामी, लेकिन साइकिल का स्त्रीलिंग साइकिल ही थोड़ी ना होगा, साइकिल का स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कि साइकिल का लिंग नहीं बदलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है
दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है मन, ऑप्शन नंबर सी है पराठा, ऑप्शन नंबर डी है सितार। तो आपको बता दें कि जो दर्शन शब्द है वो हमेशा ही सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, एक जो है वाक्य दिया गया है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है, मतलब कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ये है कि क्या यह संकेतवाचक है, बी है विधानवाचक है, सी है क्या यह इच्छावाचक है, और ऑप्शन नंबर डी है कि विस्मयवाचक है। तो यहाँ इसमें ना तो कोई संकेत दिया गया है, ना कोई विधानवाचक है, और ना कोई आपको आश्चर्य ही सुन के हुआ है। यहाँ पे कोई अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है, किसी की इच्छा है, तो इस प्रकार के वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो आपको पता है कि वाक्य के जो है दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका उद्देश्य, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो प्रेडिकेट है, जो विधेय का विस्तार है, वो कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मतलब ये वाक्य है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो यहाँ पे आपका मेरा छोटा भाई प्रशांत इतना सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो बचा वो प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो है मेन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो बचता है वो प्रेडिकेट यानी विधेय हो जाता है। तो चलिए देखते हैं धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है किसमें है। तो मेरा छोटा भाई, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए छोटा भाई, बी है धार्मिक पुस्तकें अधिक, सी है मेरा भाई प्रशांत, और डी है पढ़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ठीक है, धार्मिक पुस्तकें अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। यही आपका विधेय का विस्तार है। ठीक है, प्रेडिकेट का यही जो है एक्सपेंशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि संरचना के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस जो है संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण नहीं है, मतलब उनका टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। तो संरचना के आधार पर आपका वाक्य जो है, पहला जो टाइप होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये आपको तो पता ही है, लेकिन जो आज्ञार्थक वाक्य होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, ये संरचना के आधार पे नहीं बल्कि अर्थ के आधार पे होता है। यहाँ पूछा कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य जो है संरचना के आधार पर प्रकार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो है प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। गरीबी में जीना, ऑप्शन नंबर बी है गरीबी में तंदुल का शौक रखना, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन नंबर डी है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो सुदामा के तंदुल का मतलब होता है
कि आपको जो है याद ही होगा कि जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए थे, वो बहुत ही जो है साधारण वेशभूषा में थे और बहुत ही गरीबी में थे। उसके बावजूद उनका जो मिलना था बहुत ही प्रेम पूर्वक था। ठीक है, तो सुदामा के जो तंदुल का अर्थ होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है खरी मजदूरी चोखा काम। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो खरी मजदूरी चोखा काम, जैसा काम वैसा दाम, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर भी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं। ऑप्शन नंबर बी है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ऑप्शन नंबर सी है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। ऑप्शन नंबर डी है बिना काम के दौलत चाहना। तो खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है कि मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, मतलब नीचे विधियाँ दी गई हैं, तो इसमें पूछता है कौन सी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर बी है आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी है भाषा प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो हिंदी भाषा शिक्षण है बच्चे अनुकरण करके भी सीखते हैं, नकल करके भी सीखते हैं। आगमन से निगमन विधि का मतलब ये होता है कि पहले आपको एग्जाम्पल बताया जाए, मतलब जो है खूब ढेर सारे उदाहरण दिया जाए, उससे एक निष्कर्ष पे पहुँचे, एक नियम पे पहुँचे। तो बिल्कुल इसका भी प्रयोग होता है और भाषा प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग होता है, मतलब भाषाओं का जो है जो इंटरेक्शन के द्वारा भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ उपयुक्त तो सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को व्यस्त रखना, या फिर छात्रों को पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। सी ऑप्शन है सुलेख की योग्यता का विकास और डी ऑप्शन है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो कोई भी शिक्षक गृह कार्य इसलिए देता है कि ताकि जो पाठ पढ़ाया गया है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए छात्रों को अवसर देता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। भाषा शिक्षण के उपागम हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ संसर्ग उपागम। ऑप्शन नंबर बी है रचना शिक्षण उपागम। ऑप्शन नंबर सी है उक्त मतलब उपरोक्त, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है उक्त में से कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो भाषा शिक्षण के उपागम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब उपरोक्त दोनों सही है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, कि मतलब ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो वो कौन कौन से उपाय हैं, आइए देखते हैं। शब्दकोश का उपयोग करना, बी है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, और ऑप्शन नंबर डी है सभी मतलब उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है, 5 है, या फिर 2 है, या 7 है, या 3 है। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या जो है 2 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है तो कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कक्षा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा के बाहर, ऑप्शन नंबर डी सी है दोनों में ही, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, मतलब दोनों ही जगहों पर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है चैनल को जो है शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।